नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू। 67 सीटों के लिए 721 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान आज। 628 उम्मीदवार मैदान में। सुरक्षा के लिए नेपाल और दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा सील। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता दूर करने के लिए राजभवन पर टिकी निगाहें। अन्ना द्रमुक विधायक दल के नेता पलनीसामी का सरकार बनाने का दावा। पार्टी से निष्कासन के फैसले को पनीर सेल्वम गुट ने बताया अवैध। ढाई साल के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 5.25%। ईंधन कीमतों में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी। और इसरो के इतिहास रचने का इंतजार। श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9:28 पर छोड़े जाएंगे 104 उपग्रह। उल्टी गिनती जारी। और सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान शुरू हो गया है। दूसरे दौर में 11 जिलों की 67 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले शुरू हुआ मतदान का काम शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जिन 11 जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें सहारनपुर, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, पीलीभीत, अमरोहा, बरेली, लखीमपुर खीरी और बदायूं भी शामिल हैं। दूसरे दौर में कुल 2,28,78,185 मतदाताओं को 721 उम्मीदवारों की किस्मत तय करनी है। इनमें 1,23,84,449 पुरुष जबकि 1,04,93,671 महिला मतदाता शामिल हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। दूसरे दौर में कुल 721 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने मैदान में उतारे हैं। आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय भी मैदान में हैं। दूसरे दौर में 23,696 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो तमाम उम्मीदवारों की किस्मत आज तय होगी और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। हम सीधा चलेंगे। बरेली में मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और अमरोहा में मौजूद है हमारे संवाददाता जैदा मुर्तजा। उनसे जानेंगे वोटिंग कैसी चल रही है। अखिलेश, पहले आपके पास आना चाहेंगे। 7 बजे से वोटिंग शुरू है, किस तरह का उत्साह दिख रहा है सुबह सुबह? देखिए प्रीति, 7 बजे सुबह यहाँ वोटिंग हो रही है और मैं यहाँ नगर निगम बरेली का कार्यालय है, उस पे जो मेन वोटिंग सेंटर है वहां पे मैं हूँ। लोग इक्के दुक्के पहुंचने शुरू हुए हैं, लेकिन मेरे पीछे जो लोग आप खड़े देख रहे हैं, ये देखिए, ये पहला जो मतदाता होता है किसी भी मतदान केंद्र पे, उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। तो यहाँ जो 2 बूथ है, 2 बूथ पे पहले मतदाता पहुंचे और इन दोनों को 2 सर्टिफिकेट दिया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन का। तो यह जो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, सभी मतदाता आकर्षित होते हैं और वे सुबह सुबह आते हैं। कतार अगर है तो कतार में खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो आप कहें कि बरेली में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान शुरू हुआ है और यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं बरेली में, एक बरेली कैंट और एक बरेली सामान्य शहर।
और अभी ये जो दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर है बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस में। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार यहाँ खड़े किए हैं, तो एक रोचक मुकाबला है इस बार का विधानसभा चुनाव। और लोग कहते हैं कि पहले चुनावों की अपेक्षा यह ज्यादा रोचक है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने के कारण काफी रोचक हो गया और काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है इस बार बीजेपी को। और खासतौर पर डिमोनेटाइजेशन का भी असर है, क्योंकि अब पूरा जो इलाका है या जो 67 विधानसभा क्षेत्र है जहां चुनाव इस बार हो रहे हैं, वो पूरी तरह व्यावसायिक इलाके हैं। बहुत सारे आप जानते हैं, रामपुर है, पीलीभीत में गन्ना किसानों का है, उसके बाद ये जो मुरादाबाद है ब्रास इंडस्ट्री है, तो सारी जगहों पे डिमोनेटाइजेशन का असर है। और देखना यह है कि व्यावसायिक लोग डिमोनेटाइजेशन के असर को, प्रभाव को पर किस तरीके का मतदान करते हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। अमरोहा से जैगम मुर्तजा हमारे साथ जुड़े हैं। जैगम, हम अखिलेश सुमन के पास गए थे, बढ़िया तस्वीरें दिखाई हैं। आपके पीछे लोगों की भीड़ तो नजर नहीं आ रही है, अच्छी खासी ठंड भी दिख रही है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है सुबह सुबह? देखिए प्रीति, अभी 7 बजे ही चूंकि अभी मतदान शुरू हुआ है, तो अभी ठंड भी है, तो अभी लोग इक्का दुक्का निकलना शुरू हुए हैं घरों से। अब आएंगे, वोट पड़ेंगे, और उम्मीद है कि 10 बजे के बाद यहाँ पोलिंग का जो रफ्तार है वो तेज होगा। और 10 से 12 के बीच में यह ट्रेंड भी रहा है अमरोहा में कि 10 से 12 के बीच में सबसे ज्यादा मतदान होता है। 12 से 2 बजे के बीच में यह तकरीबन 20% तक मतदान हो जाता है। और चूंकि ये इलाका रोहिलखंड में पड़ता है, और यहाँ पर जो अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीट है, कांठ है, मंडी धनौरा है, हसनपुर है और एक अमरोहा सदर है। और यहाँ पर 2 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। तीसरी सीट पर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जावेद आब्दी हैं, महबूब अली हैं अमरोहा से, कमाल खदर हसनपुर में लड़ रहे हैं, और एक पूर्व मंत्री जगराम सिंह यहाँ पर कैंडिडेट हैं। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की भी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। जी प्रीति। बिल्कुल, तो जैगम, अभी सुबह सुबह हो सकता है लोग घरों से ना निकले, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि तमाम उत्साह में देखने को मिल सकता है, धीरे धीरे लोग आएंगे। अखिलेश, आपके बूथों पर जरूर लोग दिख रहे हैं, और आपने बताया भी कि पहले मतदान किया और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है। और किस तरह की तैयारियां हैं, खासकर जो आपके पीछे लोग खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरह के मुद्दे इस बार उनके जहन में हैं, आप थोड़ा बात करें उनसे। देखिए प्रीति, आपने पहला मतदान दिया है, आपने किस आधार पे यहाँ मतदान दिया है? क्या आपके मन में बात थी जिसके आधार पे आप सुबह सुबह आए और वोट डालने पहुंच गए? भाई मैंने इसीलिए वोट दिया हुआ है कि जिसको दिया है अपनी मर्जी से उसको कामयाबी मिलना चाहिए उनके लिए। क्यों दिया है आप? क्या आपके मन में क्या बात थी, किस आधार पे आपने वोट दिया है? भाई मैंने इसीलिए दिया हुआ है, बस जो बता रहा हूँ आपके लिए। तो देखते हैं मतदान के समय लोग अपने अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि इनके मन में क्या बात थी जो ये वोट देने पहुंचे। हमने सर्वप्रथम वोट देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जिसके अंदर 35% कम से कम निर्णय लेने की क्षमता हो। कौन सा निर्णय लेने की क्षमता? हमारे विकास के बारे में, हमारे शहर के लिए, और स्मार्ट सिटी बनाना है हम लोगों को, बरेली वासियों को स्मार्ट सिटी बनाना है बरेली के लिए। ऐसे विधायक चुनना चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। तो अभी जो विधायक थे उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की कोई कोशिश की? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमें जितनी उम्मीद है उतनी उम्मीदें नहीं हो रही है। अभी वोट देने आए हैं? आपने वोट दे दिया? जी हाँ। आप दिखाइए जरा, अपनी उंगली दिखाइए। अच्छा देखिए, आप इन्होंने वोट दे दिया। तो बरेली में जो नोटबंदी हुआ था पिछले दिनों पूरे देश में, तो नोटबंदी का भी असर है बरेली में? वैसे ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिला फिलहाल। और भाई कोई भी अगर परेशानी होती है तो ऑपरेशन तो करना जरूरी होता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलना हमारा भी काम है। क्या, कौन सी तकलीफ? तकलीफ थोड़ी नोट के चक्कर में, आर्थिक स्थिति में थोड़ा वो, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो आम जनता को भी करना चाहिए, सब नेता तो कर लेंगे। क्या समस्या थी? समस्या पैसे की थोड़ी सी थी, तो मतलब टूटे पैसे नहीं मिल रहे तो नोट बंद हो गए थे। बिल्कुल, तो यानी राशन पानी की चक्कर में थोड़ी अखिलेश, थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, किसी को परेशानी हुआ है। अखिलेश, अपने अपने मुद्दे हैं, और सबसे अच्छी बात है आज वोटिंग का दिन, मतदाताओं का दिन है, और उनका उत्साह जिस तरह से देखते बन रहा है, ये जाहिर तौर पर अच्छी बात है। पहले फेज में भी अच्छी वोटिंग दिखी, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि दूसरे फेज में भी अब बड़ी तादाद में मतदाता घर से निकले और वोटिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैगम, आपका अमरोहा से हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड की 70 में से 69 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान का काम 8 बजे शुरू होगा। इस बार 628 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में कुल 75,12,559 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
चुनाव आयोग ने किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। लाइसेंसी हथियारों को जमा करने की कार्रवाई के साथ शराबबंदी और पेड न्यूज पर पहले से ही नजर बनी हुई है। इस बार के चुनाव में कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड में आज 69 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में इस बार 628 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में कुल 75,12,559 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता देहरादून में इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे। श्याम, पहले बताएं, 8 बजे से मतदान शुरू होना है, मौसम कितना साथ दे रहा है? ज्यादा ठंड तो नहीं है? नहीं, देखिए, जहां तक मौसम का सवाल है, अभी हल्की सी सर्दी जरूर है, लेकिन दिन का तापमान ठीक रहने की उम्मीद है और मौसम विभाग का भी कहना है कि मौसम साफ रहेगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एकदम से आदर्श मौसम है ये उत्तराखंड के लिए। ये जरूर है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी ज्यादा सर्दी हो सकती है, लेकिन उसी वहां के जो मतदाता हैं वो यूज टू हैं उस तरह से, और उसी तरह से चुनाव आयोग ने भी इंतजाम किए हैं और वहां पर पहले से ही पोलिंग पार्टीज को भेज दिया गया है। बिल्कुल, यानी आप तमाम इंतजाम पुख्ता देख रहे हैं। किस तरह से इस बार आप चुनाव को खास मान रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए प्रीति, बहुत खास चुनाव इस तरह से है कि आमतौर पर उत्तराखंड में ये परंपरा रही है कि एक बार जो सत्ताधारी दल होता है उसका लौट के आना बहुत मुश्किल होता है, और इस बार बहुत ही रोचक चुनाव हो रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस से बड़े नेता जो हैं, उनके मुख्यमंत्री रहे जो विजय बहुगुणा हैं वो हों, या सतपाल महाराज हों, उनके मंत्री रहे हरक सिंह रावत वो हों, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी तरह से कई दल बदलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो इस वक्त बहुत चर्चा में हैं पूरे चुनाव में, और एक तरह से यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत ही नजदीकी मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हरीश रावत के नेतृत्व की परीक्षा होगी, क्योंकि हरीश रावत यहाँ पर जो चुनाव की तैयारियां हुई, जो समीकरण बनाए गए, उसमें हरीश रावत का काफी से रहा है, और पार्टी ने उनको काफी वजन भी उनकी बात को दिया है, और वो जिस तरह की टिकट बंटवारा चाहते थे उस तरह की छूट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको दी गई है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में लौटने में कामयाब रहती है तो हरीश रावत बेशक एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। देहरादून में मौजूद है हमारे संवाददाता श्याम सुंदर। तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे जैसे ही वोटिंग शुरू होगी। फिलहाल शाम आप बने रहिए, हमारे साथ प्रणव जुड़े हैं, माफ कीजिएगा नवविक्रम जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनका रुख करते हैं। नवविक्रम, वोटिंग जाहिर तौर पर 8 बजे से शुरू होनी है, फिलहाल तैयारियां किस तरह के, इंतजाम किस तरह के दिख रहे हैं इसे लेकर? जी प्रीति, चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए खास तैयारियां कर रखी हैं, और अभी मैं आपको बताऊं, मैं इस समय मौजूद हूं एक वोटिंग सेंटर पर। यहाँ पर पूरी टीम जो है वो तैयार है। यहाँ पर मॉक पोल हो रहा है। मॉक पोल के बारे में बताना चाहूंगा प्रीति कि सबसे पहले जो एजेंट आते हैं उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि जो मशीन है, जो ईवीएम है, वो एकदम ठीक काम कर रही है। उसके बाद उसे रीसेट किया जाता है। वो पहले वोट डालते हैं, देखते हैं कि इतने वोट हमने ऐसे डाले हैं इस कैंडिडेट को या फिर दूसरे, फिर उसे दिखाया जाता है। तो उसके बाद उन्हें आश्वस्त करने के बाद फिर उसे रीसेट किया जाता है, तब पोलिंग स्टार्ट होती है। 8 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा, और अभी चुनाव आयोग ने उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। बिल्कुल, लगातार हम अपडेट आप सभी संवाददाताओं से लेते रहेंगे। फिलहाल नवविक्रम, आप नैनीताल से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए चुनाव से जुड़ी खबरों के बाद अब रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का, और तमाम अहम खबरों पर हम विस्तार से नजर भी डालेंगे। चुनाव से जुड़ा पल पल अपडेट आपको देंगे। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में 69 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक सीट है कर्णप्रयाग, जहां फिलहाल आज मतदान नहीं हो रहा है। यहां
फिलहाल बाद में वोटिंग की जाएगी। आप अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। जैसा हमने आपको बताया, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। साथ ही उत्तराखंड में आज 70 में से 69 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है, हम सीधा आपको बता रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं वोटिंग को लेकर। 69 सीटों पर वोटिंग होगी। जोशीमठ में हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी इस समय मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं। प्रणव, आप बताइए किस तरह की तैयारियां हैं फिलहाल वोटिंग को लेकर। देखिए, मैं जहां पर हूं ये उत्तराखंड के जो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है जोशीमठ, वहां पर मैं इस वक्त में हूं। यहां पर 8 बजे से पोलिंग शुरू होगी। ठंड का माहौल है यहां पर, लेकिन उसके साथ ही जो चुनावी सरगर्मी है उसने यहां पर पिछले 1 महीने से एक गर्माहट पैदा की है। और ये हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। 69 सीटों पर यहाँ पर पोलिंग होगी। 1 सीट पर पोलिंग बाद में होगी, क्योंकि वहां पर जो कर्णप्रयाग सीट है वहां पर बीएसपी के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से वो चुनाव टालना पड़ा। लेकिन इन सभी 69 सीटों पर सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। इसके बीच में, क्योंकि अभी हम आपको ये जो दृश्य दिखा सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी एक सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर, लेकिन अभी क्योंकि पोलिंग शुरू नहीं हुई है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। पहाड़ी इलाका है, ठंड का इलाका है, इसके बावजूद भी सुबह सुबह जो है 12 बजे से पहले ही अक्सर ये देखा गया है कि जो वोटर्स है वो पहले आकर अपना मत के हक का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, इसको एक विडंबना कहा जा सकता है कि जिस इलाके में मैं हूं, ये एक तरह से ये कहा जाए कि विकास के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। और हमेशा से ही वोटर्स जो है यहाँ की जनता है, उनको शिकायत रहती है कि जो प्लेन जो जिले है, जो समतल जिले है, वो 3 जिले हैं जहां पर पूरा विकास जिसके इर्द गिर्द घूमता है उत्तराखंड का। लेकिन जो 10 जिले हैं जो कि पहाड़ी जिले हैं, उनमें से एक जिला चमोली है, जिस चमोली में मैं इस वक्त में हूं। इन जो पहाड़ी जिले हैं यहाँ पर विकास नहीं हुआ। हम ये भी जानते हैं कि 2013 में किस तरह से प्राकृतिक आपदा आई थी केदार वैली में, उसने इन सारे जिलों को भी अपनी चपेट में लिया था। बिल्कुल, यानी 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक जो सामान्य स्थिति है वो अब तक यहाँ पर बहाल नहीं हुई है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि बैकबोन है उत्तराखंड की इकोनॉमी की, उसको बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। ये सारे मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर उत्तराखंड की जनता आज बिल्कुल देखना होगा वोटिंग के लिए बटन जब दबेगा मतदाताओं की ओर से, तो ये तमाम मुद्दे उनके जहन में उस वक्त होंगे या नहीं, क्या नतीजे होंगे, बिल्कुल देखना होगा। लेकिन आज नजर होगी मतदाताओं के उत्साह पर, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले, बिल्कुल यही उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और अब चुनाव से जुड़ी खबरों के बाद हम बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कल रात एआईएडीएम के महासचिव शशिकला पोस्ट गार्डन में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची। उन्होंने इसे मुश्किल घड़ी बताया और विधायकों की ओर से मिले समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। शशिकला ने कहा कि कोई भी ताकत उन्हें पार्टी से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों के कल्याण के लिए काम करने की अपील की।
शशिकला ने अपने खेमे की सरकार बनने की भी उम्मीद जताई है। और आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है। राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत करते हुए राज्यपाल से तमिलनाडु मसले का जल्द हल निकालने की अपील की है। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता दूर करने को लेकर अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का वीके शशिकला का सपना टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उन्हें दोषी पाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा पूरा करने को कहा है। शशिकला 6 महीने की सजा काट चुकी हैं। उन पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है, और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। इस मामले में जयललिता मुख्य आरोपी थी। निधन के बाद जयललिता के खिलाफ कार्रवाई खत्म हो गई है। शशिकला के 2 रिश्तेदारों वीएन सुधाकरन और येल्वरासी को भी 4 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। Already now, you know very well, case is there. We are going to appeal for that. There is appeal. Definitely review petition will be there. We are going for appeal. विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया है और राज्यपाल से स्थिर सरकार के लिए कदम उठाने की अपील की है। குறிப்பாக 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீதி நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு। குறிப்பா நீதிபதி குன்கா அவர்கள் தந்த தீர்ப்பு The center has no role to play. Governor will take a decision based on the situation there, and we don't want BJP has no interest to interfere, and we have no stakes also. गवर्नर जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में रही है, उनको फौरन विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए और AIADMK के सब पक्षों को अपनी अपना बहुमत साबित करने की अनुमति देनी चाहिए। Political uncertainty currently prevailing in Tamil Nadu must end. Immediately, those who can prove the majority on the floor of the House and the Assembly must be called to form the government. ये मामला 19 साल पुराना है। आरोप था कि साल 1991 से 1996 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता ने 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। इसमें शशिकला और बाकी दोषियों ने उनकी मदद की थी। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में ये फैसला भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नजीर साबित होगा और साथ ही साथ राजनीतिक दलों और राजनेताओं के हाथ में एक औजार के रूप में इसको देखा जा सकेगा। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 9:28 पर 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना है। इनमें पृथ्वी के अध्ययन के लिए 714 किलोग्राम का कॉटसेट 2 सीरीज उपग्रह शामिल है। 104 में से 96 उपग्रह अमेरिका जबकि 2 भारत के हैं। एक साथ इतने सारे उपग्रह प्रक्षेपित करने का ये पहला कारनामा होगा। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान पर दुनिया भर की नजरें हैं। इस प्रक्षेपण के तहत अंतरिक्ष में 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 104 उपग्रह एक ही अभियान के तहत प्रक्षेपित किए जाने हैं। Really significant regulatory day for Indian aerospace, Indian space research. It's not every day that you have 104 satellites going every time. ऐसा पहली बार है जब 100 से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया जा रहा है। मिशन का मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित दूसरे उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया जाना है, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रहों के अलावा इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक उपग्रह शामिल हैं। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह में निगरानी के लिए अति आधुनिक और उच्च शक्ति का कैमरा लगा होगा। इस मिशन के जरिए भारत प्रक्षेपण के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक ही अंतरिक्ष मिशन से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम है। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे।
वहीं 2013 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक साथ 29 उपग्रह लॉन्च किए थे। बुधवार को इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। इस कीर्तिमान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसरो की प्रसिद्धि में 100 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस समय श्रीहरिकोटा से जुड़ी है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा, हम उनका रुख करेंगे। कृति, 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे, ये अभी तक का रिकॉर्ड है और आज जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने की और एक तरह से कहा जाए अंतरिक्ष में सेंचुरी लगाने की। जी हाँ प्रीति, देखिए इस समय हम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां भारत रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला है, जिसकी उल्टी गिनती सुबह 5:28 पर शुरू हो गई थी, जब मिशन रेडीनेस रिव्यू कमेटी और ऑथराइजेशन बोर्ड ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद से ही लगातार प्रोपेलेंट भरने शुरू हो गए थे। प्रीति, सबसे पहले जो 17वें मिनट पे इस लॉन्च के कार्टोसैट 2D सीरीज अलग हो जाएगा, जो 505 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाएगा। प्रीति, इसके साथ ही भारत एक नया रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान भी बनाने की पूरी तैयारी में है। भारत इसके लिए एक्सेल वेरिएंट यूज कर रहा है, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है, जिसको पहले चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी यूज किया जा सका है। इसके पहले प्रीति 2015 में भारत ने करीब 23 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था, लेकिन अगर आज ये प्रयास सफल होता है तो ये दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के क्षेत्र में। जी बिल्कुल, एक बेहद गर्व का पल कह सकते हैं हम हर एक भारतवासी के लिए होगा और तमाम लोग फिंगर्स क्रॉस किए हुए जरूर बैठे हुए। उल्टी गिनती शुरू है, 9:28 पर इसे प्रक्षेपित किया जाना है। कृति, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए वोटिंग जारी। 67 सीटों के लिए 721 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान आज। 628 उम्मीदवार मैदान में। सुरक्षा के लिए नेपाल और दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा सील। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता दूर करने के लिए राजभवन पर टिकी निगाहें। अन्ना द्रमुक विधायक दल के नेता पल्लीसामी का सरकार बनाने का दावा। पार्टी से निष्कासन के फैसले को पनीरसेल्वम गुट ने बताया अवैध। ढाई साल के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 5.25%। ईंधन कीमतों में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी। और इसरो के इतिहास रचने का इंतजार। श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9:28 पर छोड़े जाएंगे 104 उपग्रह। उल्टी गिनती जारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।